जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका साथी अमर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर स्टडी मित्र में। तो दोस्तों, आ जाइए, हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को बहुत ही अच्छे से पढ़कर ख़त्म कर दिया था। आज जो है दिल्ली सल्तनत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य वही विजयनगर साम्राज्य है जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, जिसको हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने उसको एक अलग साम्राज्य के रूप में विजयनगर नामक साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आइए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छे से। इस बुक में, जी.एस. सुधा बुक में क्या दिया गया है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है विजयनगर साम्राज्य। तो पहला पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। क्या थी? हम्पी थी इसकी राजधानी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कहाँ स्थित था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित था। नेक्स्ट पॉइंट है, विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। देखिए, जब दिल्ली सल्तनत पे अरबों का जब आक्रमण हुआ था, जब अरब थे यानी कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, इस तरीके से जब वंश वहाँ पर थे, वे अपना शासन कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में पूरे भारत में कहीं भी हिंदू साम्राज्य नहीं था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य को उस युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था और ये राजवंश थे संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश तथा अराबिडू वंश। संगम वंश का टाइम पीरियड 1336 से 1485 ईस्वी, सालू वंश का टाइम पीरियड 1485 से 1505 ईस्वी, तुलुब वंश का टाइम पीरियड 1505 से 1565 ईस्वी और अराबिडू वंश का टाइम पीरियड है 1570 से 1652 ईस्वी तक। ये इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, अब हम लोग इससे संबंधित शासकों के बारे में देखते हैं, शासकों का वर्णन जो कि हमको मिलता है। तो हरिहर प्रथम जो था, हरिहर प्रथम विजयनगर का प्रथम शासक था। ठीक है, हरिहर प्रथम ने 1336 से 1356 तक शासन किया और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। ठीक है, उसने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के स्वामी की उपाधि धारण की थी। पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के स्वामी की उपाधि धारण कौन किया था? तो हरिहर प्रथम ने धारण किया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने 1356 में सत्ता संभाली और 1377 तक शासन किया था। कौन? बुक्का ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बुक्का प्रथम। ठीक है, बुक्का प्रथम ने पुत्र कंपन ने मदुरा पर विजय प्राप्त की। उसके पत्नी गंगा देवी ने इस संबंध में मदुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की थी। फिर आता है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, 1367 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने मुदकल किले पर हमला किया। बदला लेने के लिए बहमनी सुल्तान ने तुंगभद्रा नदी पार की और विजयनगर में घुसकर राजा को हराया। अंततः एक संधि के तहत विवादित तुंगभद्रा दोआब को दोनों राज्यों के बीच बांट दिया गया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 राज्य अलग हुए थे। एक जिसको हम लोग हरिहर और बुक्का, जिसको कौन सा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और एक बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इन दोनों में देखिए, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में विवाद होता रहा। तो उसी के बीच में एक संधि देखने को मिलती है जिसको तुंगभद्रा दोआब, इन दोनों के बीच में इस नदी को आधा आधा बांट दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय आता है अगला शासक। तो हरिहर द्वितीय ने राजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह ने देवराय प्रथम को परास्त किया था। देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हरिहर द्वितीय के शासनकाल में राज्य का विस्तार पूर्वी तट तक हुआ। उसने अग्रलिखित क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। ऊपरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा में रेड्डी, निचले कृष्णा गोदावरी डेल्टा में वारंगल शासक और उड़ीसा के गंग शासक। ठीक है, उसका पूर्व की ओर विस्तार रुक गया क्योंकि वारंगल के शासक ने बहमनी सल्तनत से गोलकुंडा और कौला को छीन लिया था और एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वारंगल और बहमनियों के बीच संधि से एक गठबंधन बना जो 50 वर्षों से अधिक समय तक चला। इस गठबंधन ने विजयनगर को तुंगभद्रा दोआब पर अधिकार करने से रोक दिया। ठीक है, आगे देखते हैं देवराय प्रथम।
देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने 1430 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। तुंगभद्रा दोआब पर लड़ाई में बहनमी सुल्तान फिरोज शाह ने उसे पराजित किया। उसे हर्जाने के रूप में 10 लाख हूड़, मोती और हाथी देने पड़े। ठीक है, किसको देने पड़े थे? देवराय प्रथम को। ठीक है, उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से कर दिया और दहेज के रूप में तुंगभद्रा दोआब में बांकापुर दे दिया। ठीक, अपनी बेटी का भी विवाह कर दिया था। सुल्तान कौन था? फिरोज शाह सुल्तान था, उससे कर दिया। और तुंगभद्रा के दोआब में बांकापुर एक क्षेत्र था, उसको भी दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, देवराय ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया और इस बांध से नहरों के जरिए शहरों और गाँवों को सिंचाई की। उसने हरिद्रा नदी पर भी एक बांध बनवाया। उसने पंगुड़ी में मल्लिकार्जुन मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, आधुनिक हम्पी के हजारा राम मंदिर में देवराय प्रथम का कन्नड़ शिलालेख है। कहाँ है? आधुनिक हम्पी के हजारा राम मंदिर में। ठीक है, देवराय प्रथम ने तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया था। उन्होंने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन? तेलुगु कवि श्रीनाथ ने हरविलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, देवराय द्वितीय के बारे में देखते हैं। अगला शासक है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण की थी। देवराय द्वितीय ने शासनकाल में फारस के शासक शाहरुख के दूत के रूप में अब्बुर रज्जाक विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है, जो शाहरुख था, ठीक, उसी से संबंधित है। अब क्या था, आगे देखने को मिलता है कि देवराय द्वितीय ने तेलुगु कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि धारण की थी। मतलब तेलुगु कवि श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, इसे संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। उसने अपनी सेना को बहुत ही चतुराई से मजबूत किया। सेना में मुसलमानों को भर्ती किया और उन्हें जागीरें दी। फिर उसने सभी हिंदू सैनिकों और अधिकारियों को उनसे घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखने को कहा। जितने भी सैनिक थे उनको, सभी हिंदू सैनिकों को घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखने को इसने कहा था। ठीक है, देवराय द्वितीय ने 1443 ईस्वी में उन्होंने कृष्णा के दक्षिण के क्षेत्रों जैसे मुकदल और बांकापुरा को पुनः प्राप्त करने के लिए तुंगभद्रा नदी को पार किया। लेकिन 3 कठिन लड़ाइयों के बाद दोनों पक्ष मौजूदा सीमाओं को बनाए रखने पर सहमत हो गए। फिर पुर्तगाली यात्री नूनीज ने इस समय के दौरान यात्रा की और लिखा कि क्यूलोन, श्रीलंका, पुलिकट, पेगू और तेनासेरिम, बर्मा का मलाया क्षेत्र जो है, वे जो था देवराय द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है, इन क्षेत्रों ने 1450 ईस्वी में उड़ीसा के गजपति शासकों ने मदुरै पर दक्षिण भारत में आक्रमण किया, जिससे विजयनगर कमजोर हो गया और रायों का अधिकार कर्नाटक तक सिमट गया। ठीक है, इस तरीके से विजयनगर साम्राज्य जो था वो एक तरीके से कमजोर हो जाता है। इस समय मंत्री सालुवर ने सिंहासन हड़प लिया और सालु वंश की स्थापना करता है। सालु वंश यानी सालु नरसिंह, सालु राजवंश की स्थापना सालु नरसिंह ने की थी। सालु नरसिंह देवराय के शासनकाल में सालु नरसिंह का अधिकांश समय राज्य के चारों ओर अपनी जमींदारों को दबाने के लिए मध्यम रूप से सफल अभियानों और उड़ीसा के सूर्यवंश सम्राट के विस्तार को रोकने के लिए निरर्थक प्रयासों में व्यतीत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, घोड़ा व्यापार को पुनः करने के लिए जिस पर बहमनी का कब्जा हो गया था, नरसिंह ने पश्चिमी तट पर अतिरिक्त बंदरगाह भी स्थापित किए। ठीक है, नरसिंह ने सबसे छोटे पुत्र नरसिंह राय द्वितीय ने अपने भाई के बाद राजा के रूप में पदभार संभाला। नरसिंह ने सबसे बड़े पुत्र थिम्पा धूप की 1492 ईस्वी में एक सेनापति और नरसिंह के शत्रुओं के एक सदस्य द्वारा हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? तो नरसिंह के सबसे बड़े पुत्र थिम्पा भूप की। ठीक है, फिर क्या था, नरसक के सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी वीर नरसिंह ने वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया। किसने किया था? नरसक के सबसे बड़े पुत्र और वीर नरसिंह ने। ठीक है, सालू नरसिंह की मृत्यु के बाद इमादी नरसिंह ने सिंहासन ग्रहण किया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और तुलु वंश की स्थापना की। अब कौन सा वंश स्थापित होता है? तुलु वंश। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य और तुलु वंश का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था। किसके समकालीन था? बाबर के समकालीन था कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है, तो उसमें बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय ने महमूद शाह को बहमनी साम्राज्य में पुनः सिंहासन रूढ़ किया था।
अतः उसे यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है। कृष्णदेवराय के काल में बारबोसा और डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की थी। देखिए, कृष्णदेवराय जो था ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसीलिए बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में भी इसका उल्लेख किया है कि ये जो कृष्णदेवराय है ये भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। इन सभी में अल्लासानी पेद्दना प्रमुख था। ठीक है। कृष्णदेवराय ने हजारा राम मंदिर का विट्ठल स्वामी के मंदिर का निर्माण कराया था। 2 मंदिर, हजारा राम मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर, इन दोनों का निर्माण कराया था। ठीक है। कृष्णदेवराय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। आमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना कृष्णदेवराय ने किया था। ठीक है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज तथा आंध्र पितामह और आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग इसके शासनकाल को कहा जाता है। ठीक है। फिर क्या था अच्युत देवराय। ये अच्युत देवराय के समय में पुर्तगाली यात्री नुनिज ने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है। तालीकोटा या जिसको राजसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं 1565 में हुआ था। ठीक है। यह युद्ध अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा तथा बीदर की संयुक्त सेनाओं और विजयनगर के बीच हुआ था। कौन सा? राजसी या तांगड़ी का युद्ध। ठीक है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः नष्ट हो गया। यही युद्ध है जब विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। फिर पॉइंट आता है सेबेल इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था और उसने ए फॉरगाटन एम्पायर की रचना की थी। ठीक है। तालीकोटा के युद्ध के बाद सीजर फ्रेडरिक नामक विदेशी यात्री ने विजयनगर की स्थिति का वर्णन किया था। किसने? सीजर फ्रेडरिक ने। नेक्स्ट आता है कि विजयनगर साम्राज्य में सभा तथा नाडु स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं थी। सभा और नाडु। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में सोने के छोटे सिक्कों को फड़म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फड़म कहा जाता था। फिर देखने को मिलता है कि विजयनगर काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु बाल विवाह और सती का प्रचलन था। ठीक है। ये 2 कुरीतियाँ थी विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण राज्योत्सव महानवमी था। ठीक। अब हम लोग विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक, समाज और अर्थव्यवस्था को हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया? विजयनगर की प्रशासनिक संरचना कैसी थी? राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था और सेना का प्रमुख सेनापति भी होता था। वह राज्य की समस्त गतिविधियों का अंतिम निर्णायक होता था। जैसे कोई भी निर्णय जो लेता था राजा, अंतिम निर्णय राजा का ही निर्णय मान्य होता था। उससे कई उच्च पदस्थ अधिकारी प्रशासन में सहायता प्रदान करते थे। ठीक है। फिर क्या था? महाप्रधानी राज्य के प्रमुख अधिकारियों में से एक होता था। उसके अधीन दलवई सेनानायक, वासल जिसको महल के रक्षक कहते थे, और रायस्तंभ सचिव या लेखाकार कहते थे। अर्दप्पम निजी सेवक, कार्यकर्ता, कार्यपालक एजेंट जैसे अधिकारी कार्य करते थे। ये जो अधिकारी थे ये उसकी सहायता करते थे। ठीक है। फिर प्रशासनिक विभाजन में हरिहर प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों ने राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया। मंडलम जिसको प्रांत कहते थे, नाडु जिला, और स्थल उप जिला, और ग्राम को गांव। इस तरीके से उसकी प्रशासनिक जो इकाइयाँ थी उनका विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है। फिर क्या था? प्रांतों का शासन प्रधान नामक राज्यपाल के अधीन होता था। ये प्रधान कभी शाही परिवार के सदस्य होते तो कभी कोई योग्य सैन्य अधिकारी। ठीक है। प्रमुख प्रांतों में होयसल राज्य, अरागा, बाराकुर यानी कि जिसको मंगलूर कहा जाता, और मुलुबे शामिल थे। ठीक है। प्रत्येक प्रमुख प्रांत में प्रधान के अधीन राजस्व लेखाकार और निजी सेना होती थी। किसके अधीन? प्रधान के अधीन। ठीक है। छोटे प्रशासनिक प्रभाग में क्या होता था? जैसे छोटे प्रशासनिक प्रभाग कौन कौन से थे? तो नाडु, सीमा, स्थला और कंपाना जैसे छोटे प्रशासनिक प्रभाग होते थे, जिसमें ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। फिर क्या देखने को मिलता है? नायक प्रणाली का प्रभाव। नायक प्रणाली का प्रभाव कृष्णदेवराय के काल में नायक प्रणाली के विकास के कारण तुलु वंश के अधीन राज्य की पारंपरिक प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था कमजोर हो गई थी। नेक्स्ट है नायक प्रणाली। नायक प्रणाली क्या होती थी? तेलुगु और कन्नड़ क्षेत्रों में सैन्य प्रमुखों को नायक कहा जाता था। ये प्रायः किलों के संरक्षक होते थे और उनके पास निजी सेना होती थी नायक के पास। ठीक है। काकतीय साम्राज्य में भी नायकों को भूमि एवं राजस्व, सैन्य सेवा के बदले दिए जाते थे, जो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से मेल खाता। जो दिल्ली सल्तनत का एकता प्रणाली है जिसमें सैनिकों को राजस्व और भूमि दिया जाता था, उसी से मेल खाता हुआ काकतीय साम्राज्य में भी
नायकों का भूमिका मतलब देखने को मिलती है, जिसे भूमि एवं राजस्व के बदले सैन्य सेवा मतलब प्रदान किया जाता था। ठीक है, नुनिज के अनुसार प्रत्येक नायक को राजा के लिए आवश्यकता अनुसार एक निश्चित संख्या में घुड़सवार और पैदल सैनिकों को तैयार रखना होता था। ठीक है, नायक अपने क्षेत्र के राजस्व का एक हिस्सा राजा को देते थे। कई बार वे विद्रोह कर बैठते थे, जिन्हें सैनिक बल से दबाया जाता था। नायकों का स्थानांतरण भी राजा द्वारा किया जाता था। ठीक है, इस तरीके से नायक। फिर अमर नायक प्रणाली, एक प्रणाली आती है अमर नायक। यह विजयनगर का प्रमुख राजनीतिक नवाचार था, जिसमें सैन्य कमांडरों को शासन के लिए क्षेत्र सौंपे जाते थे। वे राजस्व का हिस्सा स्वयं रखते थे और शेष राजा को देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्व संग्रह, मंदिरों और सिंचाई कार्यों को वित्त देना, वाणिज्यिक केंद्रों की स्थापना आदि इनके प्रमुख कार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है कई नायकों ने प्रशासनिक पदों से जीविका शुरू कर अनंत स्वतंत्र राज्यों जैसे मदुरै, तंजावुर, इक्केरी की स्थापना भी की थी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या था। विदेशी यात्रियों ने विजयनगर और बीजापुर में शासकों, अधिकारियों और कुलीनों की भव्यता देखी, जबकि आम जनता गरीब थी। ठीक है, ये जो विदेशी यात्री थी इन्हीं को देखते थे, अधिकारियों, कुलीनों और राजा की जो थी भव्यता को देखते थे, लेकिन जबकि वहाँ की जो आम जनता थी वो गरीब थी। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष, लेखांकन और भविष्यवाणी में दक्ष थी। आज भी देखते होंगे, आज भी कोई विदेशी आता है ना तो क्या देखता है भारत में, भारत की सारी चीज़ें देखता है कि बड़ी बड़ी इमारतें और सब चीज़ें देखता है, लेकिन उसी के पीछे पर्दों से छोटे गरीब और गरीब जनता को इस तरीके से छुपाया जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा G20 का जब सम्मेलन हो रहा था तब भी आप लोगों ने देखा था, जितने भी सम्मेलन भारत में हुए जिसमें विदेशी आते हैं तो उसमें इस तरीके के कार्य देखने को मिलते हैं। बड़े स्तर पर छोड़ दीजिए, आप छोटे स्तर पर ही देखिए, अभी कहीं भी प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है, सड़कें एकदम अच्छे से बन जाएंगी। ठीक, रातों रात सड़कें बन जाती हैं यहाँ पर, ऐसी व्यवस्था है हमारे भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं कर व्यवस्था। कर व्यवस्था राज्य की आय मुख्यतः कराधान से होती थी। कर दरें फसल, भूमि की गुणवत्ता और सिंचाई की विधियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती थी। ठीक, करों के प्रकार, कर कितने प्रकार के होते थे। भूमि कर के अतिरिक्त संपत्ति कर, उपज कर, व्यापार कर, संकट काल में सैन्य सहायता कर, विवाह कर आदि लगाए जाते थे। ये जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित कुछ प्रमुख कर हैं ये निम्नलिखित थे, जैसे संपत्ति कर, उपज कर, उपज कर, व्यापार कर और संकट काल में जैसे सैन्य सहायता लेते थे तो उस पर भी कर लगता था। ठीक है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था, तो अर्थव्यवस्था प्रारंभ में समाज कृषि प्रधान था, लेकिन 14वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था वाणिज्यिक रूप में बदल गई, यानी कि व्यापार होने लगा। ठीक है, उद्योग और शिल्प कला क्या थी, तो उद्योग और शिल्प कला जो था वो उत्तरी तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेशों में वाणिज्यिक और बुनाई केंद्र स्थापित हुए थे। बुनकर, लोहार तथा राजमिस्त्री जैसे कारीगरों की अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस तरीके से उद्योग और शिल्प कला देखने को मिलती है। आगे है व्यापार और मुद्रा। इस काल में अंतर्देशीय, तटीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से राज्य समृद्ध था। घोड़े का व्यापार अरब व्यापारियों के अधीन था। कुदराई चेट्टी नामक व्यापारियों ने इसमें सहयोग किया था। कुदराई चेट्टी नामक व्यापारी जो थे, घोड़े के जो अरब से व्यापार होता था उसमें ये लोग सहयोग करते थे। ठीक है, विजयनगर मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए, मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजार के लिए विजयनगर प्रसिद्ध था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कल हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, कल का टॉपिक और इंटरेस्टिंग रहेगा। तो मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है, इसको शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।